नमस्कार दोस्तों, ये हमारे एनआईएस पेडागोजी सीरीज़ की हमारी ये 5वीं वीडियो है। और इसके पहले जो हमारी 4 वीडियो थी उसमें हमने बात की है प्राचीन शिक्षा के बारे में। ठीक है, हमने प्राचीन शिक्षा से स्टार्ट करके और हमने उड डिस्पैच, जो हमारा उड्स डिस्पैच आया था, उड्स डिस्पैच 1854 तक की हमने बात कर ली थी। इस वीडियो में मुझसे आगे बात करेंगे और ये वीडियो आपकी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। इसमें हम लगभग 7 से 8 आयोग के बारे में बात करेंगे और इस 7 से 8 आयोग से हर परीक्षा में 1 से 2 क्वेश्चन आते ज़रूर हैं इन आयोगों से। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है, खासकर अगर आप DSSB, एस्टेट या KBS या किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है। और अगर आपको ये क्लास नोट चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप उसमें जाके हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं और इन क्लासेस के अपडेट और इसका PDF आप वहाँ पे पा सकते हैं। चलिए हम अपनी आज की क्लास यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है हंटर कमीशन। ठीक है, तो अगर हम हंटर कमीशन की बात करें तो शिक्षा के व्यवसायीकरण के बारे में यह सबसे पहला प्रयास था, हंटर कमीशन जो था। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि उड डिस्पैच 1854 में आया था। ठीक है, और उड डिस्पैच की समीक्षा जो उसने जो सुझाव दिए थे तो उन सुझाव को मान लिया गया था और उन सुझावों पे कितना काम हुआ इसी की समीक्षा के लिए हंटर कमीशन लाया गया था। तो ठीक है, अब हम बात करते हैं हंटर कमीशन की। उड डिस्पैच 1854 की अनुशंसाओं के कार्यान्वयन की जांच करने हेतु सन 1882 में हंटर कमीशन की स्थापना की गई, जिसके कारण विद्यालयी शिक्षा को हाई स्कूल में 2 स्ट्रीम धाराएं बनाकर सरल और कारगर बनाने का प्रयास किया गया। इनमें से एक धारा में पढ़ने वाले बच्चे विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए जा सकते थे तथा दूसरी धारा वाले बच्चे वाणिज्य, व्यावसायिक तथा तकनीकी शिक्षा को अपना सकते थे। विद्यालयी पाठ्यचर्या को विविध रूप देने का तथा व्यावसायिक शिक्षा का आरंभ करने का यह प्रथम प्रयास था। तथापि हंटर कमीशन की विशिष्ट अनुशंसाओं तथा व्यापारी, व्यावसायिक या गैर साहित्यिक शिक्षा पर विशेष बल देने के बावजूद ना तो जनता ने और ना ही सरकार ने इसे प्रैक्टिकल सुझाव के महत्व को समझा। फलतः इसकी अनुशंसाओं को पूर्ण रूप से उपेक्षित कर दिया गया। इस दिशा में पिछले 150 वर्षों में और ना ही स्वतंत्र भारत में कुछ खास काम हो पाया। तो अगर हम इस स्लाइड में या इस कमीशन के बारे में अगर हम इम्पॉर्टेंट चीज़ों की बात करें तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है कि यह शिक्षा के व्यवसायीकरण का प्रथम प्रयास था, हंटर कमीशन। ठीक है, और ये उड डिस्पैच जो 1854 में आया था उसकी समीक्षा के लिए इसको लाया गया था। ठीक, अब अगर हम आगे बात करें तो हंटर कमीशन 1882 में आया था। हंटर कमीशन 1882 में आया था और ये जो विद्यालयी शिक्षा थी इसमें हाई स्कूल में 2 स्ट्रीम धाराएं, यहाँ से हाई स्कूल में आगे की 2 स्ट्रीम में बनाकर एक में स्कूल में 2 स्ट्रीम धाराएं यहाँ पे बनाने की बात की गई थी, जिसमें पहली धारा में जो पढ़ने वाले बच्चे थे विश्वविद्यालयी शिक्षा के लिए जा सकते थे कि वो पहली धारा वाले बच्चे विश्वविद्यालयी शिक्षा जो प्राचीन परंपरागत शिक्षा थी उसमें जा सकते थे। और वहीं दूसरी धारा में इसमें बात की गई कि वाणिज्यिक और व्यावसायिक तकनीकी शिक्षा के बारे में हंटर कमीशन में बात की गई। तो यहाँ पे विद्यालयी पाठ्यचर्या को विविध रूप देने तथा व्यावसायिक शिक्षा आरंभ करने का यह प्रथम प्रयास था। हंटर कमीशन व्यावसायिक शिक्षा और पाठ्यचर्या में विविधता प्रदान करने वाला प्रथम कोई सुझाव था या प्रथम आयोग था। ठीक है, जिसने ऐसा सुझाव दिया। लेकिन हंटर कमीशन की विशिष्ट अनुशंसाओं तथा व्यापारी, व्यावसायिक या गैर साहित्यिक शिक्षा पर विशेष बल देने के बावजूद ना तो जनता ने ही ना सरकार ने इसे प्रैक्टिकली सुझाव के महत्व को समझा। यहाँ पे इसके महत्व को नहीं समझा गया उस समय और इसकी अनुशंसाओं का पालन नहीं किया गया। तो हंटर कमीशन में हमारा इंपॉर्टेंट यही है कि 1882 में आया था और इसमें हाई स्कूल से 2 स्ट्रीम धाराओं की बात की गई थी, जिसमें एक हमारा विश्वविद्यालय शिक्षा था और दूसरा हमारा वाणिज्यिक, व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा देने की यहाँ पे बात की गई थी। ठीक है, तो अब अगर हम आगे बात करें तो हमारा अगला है
विश्वविद्यालयों संबंधित आयोग के बारे अब हमें बात करनी है कि विश्वविद्यालय से संबंधित जो आयोग आए अब हमें उनके बारे में बात करनी है। तो विश्वविद्यालय नियंत्रण के अधीन विद्यालयी शिक्षा, विश्वविद्यालय जो थे पहले जो विद्यालय थे वो स्वतंत्र शिक्षा देते थे, लेकिन इनके बाद क्या हुआ कि जो विद्यालय होते थे वो विश्वविद्यालय के नियंत्रण में आ गए। और ये जो विश्वविद्यालय होते थे ये विद्यालय के सारे नियम कानून वगैरह बनाते थे कि विद्यालय कैसे चलेंगे और उनकी पाठचर्या और उनके पाठ्यक्रम या पाठचर्या वगैरह विद्यालय का क्या होगा, ये विश्वविद्यालय निर्धारित करने लगे। तो यहाँ पे ब्रिटिश शासन ने स्थापित विश्वविद्यालयों की अवस्था तथा भविष्य की जांच करने के उद्देश्य से सन 1902 में एक नए आयोग की स्थापना की। इस आयोग ने विश्वविद्यालय प्रशासन के पुनर्गठन की अनुशंसा की। विश्वविद्यालय द्वारा संबद्ध कॉलेजों का कठोर पर्यवेक्षण तथा सम्मतता के लिए कठोर शर्तें एवं पाठ्यचर्या तथा परीक्षा प्रणाली में मुख्य परिवर्तन की अनुशंसा की। आयोग की अनुशंसाओं के फलस्वरूप विद्यालयी शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण बात थी कि माध्यमिक विद्यालयों को विश्वविद्यालय नियंत्रण में ला दिया गया। सन 1904 में पारित विश्वविद्यालय अधिनियम के अंतर्गत विद्यालयों को मान्यता विश्वविद्यालय द्वारा दी जाएगी और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आवश्यक नियम तथा अधिनियम निर्धारित किए गए। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि विश्वविद्यालय जो आयोग आए तो इनमें हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये चीज़ें हैं कि ब्रिटिश शासन में स्थापित जो थे तो इसमें 1902 में पहली बार एक आयोग की स्थापना की गई, ठीक है। और इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट के अनुसार सन 1904 में एक विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया, ठीक है। 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ जिसके अंतर्गत विद्यालयों को मान्यता उसके मान्यता के नियम बनाए गए। आदि कई सारे नियम इसमें निर्धारित किए गए 1904 के विश्वविद्यालय अधिनियम में। और यहाँ पे जो आयोग बना था इस आयोग ने विश्वविद्यालय प्रशासन के पुनर्गठन की अनुशंसा की। इन अनुशंसाओं में था कि विश्वविद्यालय द्वारा संबद्ध कॉलेजों का कठोर पर्यवेक्षण तथा संबद्धता के लिए कठोर शर्तें और पाठ्यचर्या तथा परीक्षा प्रणाली में मुख्यतः परिवर्तन किया जाए। आयोग की अनुशंसाओं के फलस्वरूप विद्यालयी शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण बात थी कि माध्यमिक विद्यालयों को विद्यालयी नियंत्रण में ला दिया गया। तो ये जो 1902 में आयोग बना था इस आयोग ने कुछ अनुशंसाएं दी कि विश्वविद्यालय के अधीन विद्यालय को रखा जाए, कि जो विश्वविद्यालय हैं इनके अधीन विद्यालय को रखा जाए और विश्वविद्यालय ही नियम कानून बनाए जिससे विद्यालय में उनमें जो उनकी संबद्धता हो और उनमें जो परीक्षा प्रणाली हो या पाठ्यचर्या हो ये विश्वविद्यालय निर्धारित करें विद्यालयों की। तो इन्हीं सबको 1904 में एक अधिनियम इसमें पारित कर दिया गया, विश्वविद्यालय अधिनियम बनाया गया जिसके अंतर्गत विद्यालयों को रखा गया, विश्वविद्यालय के अधीन कर दिया गया और इसके लिए आवश्यक नियम तथा अधिगम निर्धारित किए गए, ठीक है। तो अब अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पे हमारा अगला टॉपिक है सेल्डर आयोग, ठीक है। अगर हम सेल्डर आयोग की बात करें तो ये इंटरमीडिएट कॉलेजों के बारे में आया था सेल्डर आयोग। तो अगर हम इसकी बात करें तो अगला महत्वपूर्ण विकास जैसा कि सेल्डर आयोग सन 1917 ने महसूस किया विश्वविद्यालय सुधार की दृष्टि से माध्यमिक शिक्षा में सुधार लाने की आवश्यकता की पूर्ति थी। यह मामला कॉलेज शिक्षा के द्विशाखन के कारण भी उत्पन्न हुआ। सेल्डर आयोग ने उच्च शिक्षा के द्विशाखन की संस्तुति मैट्रिकुलेशन परीक्षा के बाद की बजाय इंटरमीडिएट परीक्षा के पश्चात की। इस परीक्षा के लिए की बजाय इंटरमीडिएट परीक्षा के पश्चात के लिए की और इंटरमीडिएट कॉलेजों की स्थापना को सुझाव दिया जिनमें कला, विज्ञान, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, अध्यापन आदि की शिक्षा का प्रावधान था। ये पाठचर्याएँ चलाने के लिए या तो स्वतंत्र संस्थाएं खोली जाएं अथवा इन्हें कुछ विशेष चयनित हाई स्कूलों के साथ जोड़ दिया जाए। सेल्डर आयोग ने यह अनुशंसा भी की कि बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन स्थापित कर दिए जाएं जिसके अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा का प्रशासन तथा नियंत्रण आए। संभवतः इस प्रकार सेल्डर आयोग ने आज के 10+2 अवस्था या जूनियर कॉलेज की अवधारणा का बीज बोया। सेल्डर आयोग की रिपोर्ट काफ़ी व्यापक थी और भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों ने इस आयोग के सुझावों को स्वीकार कर लिया। यह पहली बार हुआ कि किसी आयोग ने इंटरमीडिएट कक्षाओं को हाई स्कूल के साथ जोड़ा और हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट
शिक्षा के नियंत्रण हेतु बोर्ड ऑफ एजुकेशन बनाया गया। तो अगर हम सेल्डर आयोग की बात करें तो यहाँ पे ये इंटरमीडिएट में आया था और यहाँ पे 10th और जो 10+2 था, ठीक है, जिसको हम 12th बोलते हैं, इसमें इन्होंने इसको एकीकृत करने की बात की कि ये जो है इनको एकीकृत कर दिया जाए। और सेल्डर आयोग जो हमारा आया था ये 1917 में आया था, ठीक है। और अगर हम इसकी बात करें तो इसने मेट्रिकुलेशन, जिसको हम 10th बोलते हैं, परीक्षा के बाद की बजाय इंटरमीडिएट परीक्षा के पश्चात के लिए की और इंटरमीडिएट कॉलेजों की स्थापना का सुझाव दिया। उन इंटरमीडिएट कॉलेजों में 10th और 12th जो हमारा 10+2 होता है वो दोनों उसी एक में ही रहेंगे और इन कॉलेजों में कला, विज्ञान, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, अध्यापन आदि का शिक्षा का प्रावधान किया। ये पाठ्यचर्याएँ चलाने के लिए तो स्वतंत्र संस्थाएं खोली जाएं अथवा उन्हें कुछ विशेष चयनित हाई स्कूलों के साथ जोड़ दिया जाए। अब यहाँ जो मेन चीज़ था सेल्डर आयोग, जो महत्वपूर्ण हो जाता है कि सेल्डर आयोग ने ही यह अनुशंसा की थी कि बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन, जो हमारे आजकल जो बोर्ड बनते हैं, यूपी बोर्ड हुआ, एमपी बोर्ड हुआ, जैसे हमारे जो आजकल बोर्ड बनते हैं, इस बोर्ड की अनुशंसा सेल्डर आयोग ने ही की थी, ठीक है। और इसी के तहत बोर्डों को स्थापित किया गया और इस प्रकार सेल्डर आयोग ने आज के 10+2 अवस्था या जूनियर कॉलेज की अवधारणा का बीज बोया। ये यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि सेल्डर आयोग की ही देन है जो आज की हमारी 10+2 प्रणाली आजकल प्रचलित है, ये हमारे सेल्डर आयोग की ही देन है, ठीक है। तो ये हमारा सेल्डर आयोग में इतना महत्वपूर्ण हो जाता है। अब अगर हम आगे बात करें तो हमारा अगला है हार्टक समिति। अगर हम हार्टक समिति की बात करें तो ये 1929 में आई थी, तो हम इसको भी देख लेते हैं। देश में शिक्षा की स्थिति की जांच करने के उद्देश्य से सन 1929 में हार्टक समिति की स्थापना की गई। इस समिति ने दावा किया कि विश्वविद्यालय की मैट्रिकुलेशन परीक्षा अब भी समस्त माध्यमिक पाठ्यचर्या सबसे प्रमुख या प्रबल है। तो यहाँ पे जो सेल्डर आयोग ने बात की थी कि इंटरमीडिएट और 10th को साथ कर दिया जाए, लेकिन यहाँ पे मैट्रिकुलेशन परीक्षा को अब भी महत्वपूर्ण माना जा रहा था। तो इसी की बात हार्टक समिति यहाँ कर रहा है कि विश्वविद्यालय की मैट्रिकुलेशन परीक्षा अब भी समस्त माध्यमिक पाठ्यचर्या में सबसे प्रबल या प्रमुख है। इस त्रुटि को दूर करने के लिए समिति ने अनुशंसा की कि बहुत बड़ी संख्या में विद्यार्थी जो व्यवसाय में लगना चाहते हैं उनके लिए मिडिल स्कूल के पश्चात विद्यालयों में अधिक विविध पाठ्यक्रमों का प्रावधान होना चाहिए। समिति ने यह भी सिफारिश की कि अधिक बच्चे मिडिल स्कूल पास करने के पश्चात औद्योगिक या व्यापारिक क्षेत्रों में भेज दिए जाएं, जहां टेक्निकल तथा औद्योगिक विद्यालयों में उन्हें विशेष शिक्षा के लिए तैयार किया जाए। इस समिति ने अध्यापक शिक्षा तथा माध्यमिक अध्यापकों सेवा अवस्थाओं की समीक्षा भी की। तो यहाँ पे हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि हार्टक समिति 1929 में आई थी और इससे ज़्यादा इससे प्रश्न नहीं बनते हैं। हार्टक समिति के जो 1929 में आई थी, हमें बस इतना इसमें याद रखना है कि हार्टक जो समिति थी ये 1929 में आई थी, ठीक है, 1929 में आई थी और इसने व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा दिया था और विविध पाठ्यक्रमों की इसने बात की थी। तो ये कुछ चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है, बाकी यहाँ पे आपको मेन यही याद रखना है कि हार्टक समिति 1929 में आई थी, ठीक है। अब अगर हम आगे बात करें इसमें तो हमारा अगला है सपुरू समिति। हम सपुरू समिति के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो सपुरू समिति थी ये भी विविध व्यावसायिक पाठ्यक्रम के बारे में ही थी। तो अगर हम इसकी बात करें तो सपुरू समिति की नियुक्ति सन 1934 में उत्तर प्रदेश, उस समय अपर प्रोविंस सरकार ने उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी के कारणों की जांच करने हेतु की। समिति का यह निष्कर्ष था कि हमारी शिक्षा प्रणाली विद्यार्थियों को मात्र परीक्षाओं और डिग्रियों के लिए तैयार करती है, जीवन में किसी व्यवसाय के लिए नहीं। समिति ने माध्यमिक स्तर विविध पाठ्यक्रमों की आवश्यकता को महसूस किया। इस समिति ने निम्नलिखित सुझाव दिए। तो इसके जो प्रमुख सुझाव हैं हम यहाँ पे देखते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे मेन इसमें इंपॉर्टेंट ये याद रखना है कि सपुरू समिति 1934 में उत्तर प्रदेश के लिए आई थी। आपको बस इसमें इतना महत्वपूर्ण याद रखना है। बाकी हम इसके जो सुझाव थे वो भी देख लेते हैं कि माध्यमिक स्तर पर विविध पाठ्यक्रम लागू किए जाएँ, जिनमें से एक विश्वविद्यालय डिग्री की ओर ले जाता हो। यहाँ पर विविध पाठ्यक्रम और व्यावसायिक चीज़ों की बात की गई हो। और यहाँ भी आप दो स्ट्रीम देख सकते हैं कि एक स्ट्रीम तो विविध पाठ्यक्रम हुए जिसमें व्यवसाय भी शामिल है और एक स्ट्रीम थी जो एक विश्वविद्यालय डिग्री की ओर ले जाती हो,
ठीक है। दूसरा यहाँ बात किया गया कि इंटरमीडिएट स्टेज को समाप्त कर दिया जाए और माध्यमिक शिक्षा की अवधि 1 वर्ष बढ़ा दी जाए। फिर तीसरा था अवर माध्यमिक स्तर से ही व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण आरंभ कर दिया जाए। और इसका जो चौथा सुझाव था कि विश्वविद्यालय के डिग्री स्तर के पाठ्यक्रमों को 3 वर्ष का कर दिया जाए। विश्वविद्यालय के डिग्री स्तर पाठ्यक्रमों को 3 वर्ष कर दिया जाए। तो इसमें कुछ ये 4 सुझाव थे। तो इसमें आपको मेन यही याद रखना है कि सप्रू समिति 1934 में उत्तर प्रदेश के लिए आई थी और ये व्यावसायिक शिक्षा की बात करती थी। आपको इतना इसमें याद रखना है, ठीक है। अब अगर हम आगे बात करें तो आगे हमारा है अबार्ट वुड प्रतिवेदन रिपोर्ट। तो हम इसकी भी बात कर लेते हैं। और इसने हमारे पॉलिटेक्निक शिक्षा को जन्म दिया था। जो आज के हमारे पॉलिटेक्निक बने हुए हैं, ये पॉलिटेक्निक शिक्षा को जन्म दिया था अबार्ट वुड प्रतिवेदन रिपोर्ट ने, ठीक है। तो हम इसकी बात करते हैं। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन के सन 1935 के प्रस्ताव का पालन करते हुए सन 1936 में 2 विशेषज्ञ सलाहकारों श्री अबार्ट तथा वुड को सरकार द्वारा आमंत्रित किया गया ताकि वह सरकार को व्यावसायिक शिक्षा की समस्याओं पर सलाह दे सकें। अबार्ट तथा वुड की इस विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट सन 1937 में प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में व्यावसायिक संस्थाओं का एक महत्वपूर्ण व्युत्क्रम सुझाया गया जो उन संस्थाओं के समानांतर था जो सामान्य शिक्षा प्रदान करते हैं। इन संस्तुतियों के परिणामस्वरूप एक नए प्रकार की तकनीकी शिक्षा संस्था का उदय हुआ जिसे पॉलिटेक्निक का नाम दिया गया। कई राज्यों में पॉलिटेक्निक में तकनीकी, व्यापारिक या कृषि संबंधी हाई स्कूल आरंभ किए गए जो गैर साहित्यिक शिक्षा प्रदान करने लगे। तो अगर हम अबार्ट वुड प्रतिवेदन में महत्वपूर्ण चीज़ों की बात करें तो ये सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन के सन 1935 के प्रस्ताव का पालन था जो 1936 में 2 विशेषज्ञ सलाहकारों श्री अबार्ट तथा वुड ने दिया था, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर लें कि 1937 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत किया था और इन्हीं के रिपोर्ट पे पॉलिटेक्निक कॉलेजों की स्थापना की गई, ठीक है, जहाँ पे तकनीकी, व्यापारिक या कृषि संबंधी हाई स्कूल आरंभ किए गए जो गैर साहित्यिक शिक्षा प्रदान करते थे। तो यहाँ पे हमारा इम्पोर्टेंट इतना ही है कि सेल्टर की अबार्ट वुड प्रतिवेदन रिपोर्ट 1937 में आई थी और इसी के तहत पॉलिटेक्निक कॉलेजों की स्थापना की गई थी, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं हम आगे। तो हमारा अगला है जाकिर हुसैन समिति प्रतिवेदन और ये हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि भारतीय शिक्षा की जो नींव रखी गई, बेसिक शिक्षा की जो नींव रखी गई वो इसी समिति के प्रतिवेदन से रखी गई, ठीक है। और इसी को हम वर्धा स्कीम बोलते हैं या इसी को हम 1937 बेसिक शिक्षा भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इसको हम थोड़ा अच्छे से यहाँ पे देखते हैं। तो अगर हम बात करें वर्धा स्कीम 1937 बेसिक शिक्षा की, तो सन 1937 में जब 7 प्रांतों में देशी मूल भारतीय निवासियों के प्रतिनिधियों के साथ प्रांतीय सरकारें बनाई गईं, तो 1937 में आम चुनाव हुए थे और वहाँ पे कुछ प्रांतीय सरकारें बनाई गई थी भारतीयों द्वारा। तो उन्होंने अपना ध्यान शैक्षिक सुधारों पर दिया। अक्टूबर 1937 आपको ये डेट याद रखनी है। अक्टूबर 1937 में वर्धा में एक अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में महात्मा गांधी द्वारा सुझाया गया कि यह प्रस्ताव पारित किया गया कि राष्ट्रीय स्तर पर सभी बच्चों को 7 वर्ष तक निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा मातृभाषा के माध्यम से दी जाए, जिसमें शैक्षिक प्रक्रिया इस समस्त अवधि में हाथ से किए जाने वाले उत्पादक कार्य के गिर्द केंद्रित हो, ठीक है। विकसित की जाने वाली सभी योग्यताएं या प्रशिक्षण जहां तक संभव हो बच्चे के परिवेश में से चुने गए किसी केंद्रीय हस्तशिल्प के साथ समग्र रूप से संबंधित की जाए। सम्मेलन की यह अपेक्षा थी कि यह प्रणाली आत्मनिर्भर होगी और अंतोगत्ता अध्यापकों के वेतन की पूर्ति भी कर देगी। तदनुसार डॉक्टर जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। इस समिति ने अपनी व्यापक राष्ट्रीय शिक्षा स्कीम तैयार की। इसकी रिपोर्ट 2 दिसंबर 1937 को प्रस्तुत की गई। इस स्कीम को वर्धा स्कीम या बेसिक शिक्षा के नाम से जाना जाता है। इस स्कीम के मुख्य लक्षण निम्न हैं। तो इसके पहले हम
लक्षणों को देखने से पहले यहाँ पे जो हमारे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है हम उनकी बात कर लेते हैं। तो अगर हम बात करें वर्धा स्कीम 1937 की, तो 1937 में ये आई थी और अक्टूबर 1937 में वर्धा में एक अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस सम्मेलन में महात्मा गांधी द्वारा सुझाया गया कि राष्ट्रीय स्तर पर सभी बच्चों को 7 वर्ष तक निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा मातृभाषा के माध्यम से दी जाए। तो आप देखोगे कि जो संविधान में अनुच्छेद 45 था वो हमारे इस वर्धा कॉन्फ्रेंस से निकला हुआ था, क्योंकि महात्मा गांधी का यहाँ उद्देश्य था कि राष्ट्रीय स्तर पर सभी बच्चों को 7 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा तथा अनिवार्य शिक्षा मातृभाषा के माध्यम से दी जाए, और यही हमारे संविधान की धारा 45 में कहा गया। फिर उसके बाद फिर इसको अनुच्छेद का में जोड़कर इसको मूल अधिकार बना दिया गया। ठीक है, शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया गया। और इसके बाद फिर आरटी आया, तो जो हमारा बेसिक शिक्षा का जो हमारा बेस था वो वर्धा कॉन्फ्रेंस से तैयार हुआ। इसको हम बेसिक शिक्षा के नींव कह सकते हैं, क्योंकि यहीं पे सबसे पहले महात्मा गांधी ने विचार रखा था कि राष्ट्रीय स्तर पर सभी बच्चों को 7 वर्ष तक निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा मातृभाषा के माध्यम से दी जाए। ठीक है, और इन्होंने यहाँ पे जो बात की थी कार्य आधारित शिक्षा की। इन्होंने यहाँ पे जो बात की थी ये थी कार्य आधारित शिक्षा की, कार्य शिक्षा की बात की थी, क्योंकि उस समय इतने संसाधन उपलब्ध नहीं थे कि सभी बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जा सके। ठीक है, तो इसीलिए गांधी जी ने कहा था कि समस्त अवधि में हाथों से किए जाने वाले उत्पादक कार्य के गिर्द केंद्रित हो, कि बच्चे जो हैं उनको कुछ ऐसे शिक्षा दी जाए और उनको कुछ ऐसे काम सिखाए जाएँ कि जिससे उसी विद्यालय में इतना पर्याप्त उत्पादकता हो कि जो वहाँ पे जो पढ़ाने वाले टीचर हों, ठीक है, कि वो जो बच्चे हों आत्मनिर्भर हो जाएंगे जब वहाँ से उत्पादकता बढ़ जाएगी। और जब उत्पादकता बढ़ जाएगी तो वो जो विद्यालय खुलेंगे वो आत्मनिर्भर हो जाएंगे, और आत्मनिर्भर होने के वजह से वो अध्यापक जो वहाँ पे शिक्षण का कार्य करेंगे उनके वेतन की भी पूर्ति वो विद्यालय कर पाएंगे। तो इसी ने गांधी जी ने फोकस किया कि जो 7 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी उसमें जो है कार्य आधारित शिक्षा दी जाएगी, जहाँ पे हस्तपरक कार्य आधारित शिक्षा होगी, और इस वजह से वो विद्यालय जो है आत्मनिर्भर होंगे और वो अध्यापकों के वेतन की पूर्ति करने में सक्षम होंगे। फिर इसके बाद क्या हुआ कि इसी को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, और इस समिति ने अपनी प्रथम व्यापक राष्ट्रीय शिक्षा स्कीम तैयार की। ठीक है, और इसकी रिपोर्ट 2 दिसंबर 1937 को प्रस्तुत की। तो यहाँ पे अक्टूबर 1937 में वर्धा कॉन्फ्रेंस हुई थी, और जो इसमें जो रिपोर्ट तैयार हुई वो 2 दिसंबर 1937 को डॉक्टर जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में बनाई गई, और इसी स्कीम को वर्धा स्कीम या बेसिक शिक्षा के नाम से जाना गया। और जो आज की हमारी बेसिक शिक्षा प्रणाली है इसकी ये नींव हम कह सकते हैं कि इसकी नींव यहीं से तैयार की गई थी। तो अब हम जो इस स्कीम में जो मुख्य बातें की गई थी उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो हमारा पहला इसमें जो सुझाव आया था कि संपूर्ण शिक्षा किसी बेसिक क्राफ्ट शिल्प के साथ किसी उद्योग अथवा व्यवसाय को शिक्षा का केंद्र मानते हुए दी जाए। इसका आशय सामान्य शिक्षा के साथ किसी शिल्प कला का अध्यापन नहीं है, अपितु शिक्षा को किसी बेसिक शिल्प कला से समेकित करते हुए समवाय विधि द्वारा पढ़ाना, इसे कार्य आधारित शिक्षा कहते हैं। तो इसमें बात की गई कि बच्चों को कुछ ऐसे क्राफ्ट सिखाए जाएं। तो यहाँ पे जो हमारा पहला पॉइंट है इसमें बात की गई थी बेसिक क्राफ्ट शिल्प की, और ये जो शिल्प होने चाहिए थे जैसे स्थानीय शिल्प होंगे, जो स्थानीय उद्योग होंगे या व्यवसाय होंगे, तो उनसे जोड़कर और बच्चों के परिवेश से जोड़कर उनको शिक्षा दी जाए, और इसी को इन्होंने कार्य आधारित शिक्षा कहा। ठीक है, हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। तो अगला पॉइंट है शिक्षा इस स्कीम तक आत्मनिर्भर या स्वावलंबी होनी चाहिए कि जिससे अध्यापकों का वेतन भी दिया जा सके। इसका उद्देश्य विद्यार्थी अपनी शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात स्वावलंबी बनाना था। तो इसमें जो इसका उद्देश्य था, क्योंकि उस समय इतनी व्यवस्था नहीं थी कि सभी बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जा सके या मुफ्त में अच्छे अध्यापक भी मिल सकें जो बच्चों को पढ़ाएं। तो इसीलिए यहाँ पे कार्य आधारित शिक्षा पे जोर दिया गया कि जब कार्य आधारित शिक्षा होगी तो वहाँ का जो उत्पादन होगा
वहाँ का जो उत्पादन होगा उन उत्पादनों से शिक्षा आत्मनिर्भर हो जाएंगे, वह विद्यालय जो होंगे वह आत्मनिर्भर हो जाएंगे और उन्हीं उत्पादनों से अध्यापकों का वेतन भी दिया जा सकेगा और जो बच्चे होंगे वो ऐसी शिक्षापूर्ण माहौल में स्वावलंबी बन जाएंगे। फिर है, प्रत्येक विद्यार्थी को जीवन में हाथ द्वारा किए गए कार्य से कमाना सीखना चाहिए। यही कारण है कि शारीरिक कार्य पर बल दिया गया। यह शिक्षा अहिंसात्मक भी होगी क्योंकि इसमें कोई व्यक्ति किसी दूसरे की जीविका नहीं छीनता। अधिगम का संबंध समन्वय गहन रूप से घर, समुदाय तथा बच्चे के जीवन आधारित क्रियाकलाप से किया गया है। इसके अतिरिक्त कुटीर उद्योगों तथा व्यवसायों से भी इस दर्शन का शैक्षिक नीतियों और विशेषता प्रारंभिक शिक्षा तथा निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि इसे भारत के संविधान में भी स्थान मिला। तो जो संविधान में जो अनुच्छेद जो 45 जोड़ा गया था वो इसी के लिए, बेसिक एजुकेशन के लिए ही जोड़ा गया था। तो कुल मिला के जो हमारी वर्धा स्कीम थी इसमें कार्य आधारित शिक्षा की बात की गई। जो कार्य आधारित शिक्षा होगी तो उससे जो अध्यापक होंगे उनका वेतन भी वहाँ पे मिल जाएगा और ये आत्मनिर्भर की बात की गई थी। इसमें आत्मनिर्भर बच्चों को बनाने की बात की गई थी वर्धा स्कीम में। ठीक है, तो ये हमारी थी वर्धा स्कीम और हमारे आज के बेसिक एजुकेशन की नींव वर्धा स्कीम से ही पड़ी। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। और जो हमारी वर्धा स्कीम थी, ठीक है, जो हमारी वर्धा स्कीम थी उसी के आधार पे हमारे भारत में उपयुक्त प्रशिक्षण के लिए पूर्ण प्रावधान किए गए, जिसमें शारीरिक शिक्षा तथा मानसिक रूप से विकलांग बच्चों की शिक्षा का प्रबंध करना, अनिवार्य शारीरिक शिक्षा की व्यवस्था करना, सामाजिक तथा मनोरंजन संबंधी क्रियाकलाप का प्रावधान तथा केंद्र और प्रांतों में शिक्षा विभाग का गठन सम्मिलित है। ये सब हमारे वर्धा स्कीम की ही देन है। या बेसिक जो हमारा हुआ था, बेसिक शिक्षा की जो देन नहीं है सारे, जिसकी वजह से हमारे जो आज की जो आज हमारी बेसिक शिक्षा है उसकी हमारी नींव पड़ी। ठीक है, वर्धा स्कीम की वजह से। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हम आगे और ये हमारा आज का आखिरी पॉइंट है। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं सार्जेंट आयोग की। तो ये जो सार्जेंट आयोग था ये 1944 में आया था और अभी जो KVS का एग्ज़ाम हुआ है तो इसमें इन्होंने साफ साफ इसकी डेट पूछी थी कि सार्जेंट रिपोर्ट कब आई थी। तो सार्जेंट रिपोर्ट 1944 में आई थी। ये डेट आप याद रखना कि सार्जेंट रिपोर्ट 1944 में आई थी, इसका ईयर आप याद रखना। तो अगर हम सार्जेंट रिपोर्ट की बात करें, सार्जेंट रिपोर्ट पहली ऐसी व्यापक स्कीम थी जिसमें शिक्षा के सभी स्तर तथा पक्ष, पूर्व प्राथमिक, हाई स्कूल तथा विश्वविद्यालयी शिक्षा तथा साथ साथ तकनीकी, व्यावसायिक तथा सांवृत्तिक शिक्षा सम्मिलित थी। अध्यापन समृद्धि को यथेष्ट महत्व दिया गया। अध्यापकों के वेतन तथा सेवा शर्तों में सुधार भी सुझाए गए। रिपोर्ट में उत्पाद शिक्षा पर बल दिया गया। देश की बेरोजगारी समस्या पर गहन विचार किया गया और माना गया कि शिक्षा में ही इसका समाधान निहित है। इन संस्तुतियों ने स्वतंत्र भारत की शिक्षा के लिए एक ठोस आधार प्रस्तुत किए। तो अगर हम सार्जेंट आयोग में इम्पॉर्टेंट चीज़ों की बात करें तो सबसे पहला हमारा ये ईयर इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि सार्जेंट रिपोर्ट 1944 में आई थी। और यहाँ पे जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें शिक्षा के सभी स्तर तथा पक्ष, जिसमें पूर्व प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक, हाई स्कूल तथा विश्वविद्यालयी शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा या सांवृत्तिक शिक्षा, इसमें सारे पहलुओं को सम्मिलित किया गया। इसके पहले के जो आयोग आ रहे थे, जैसे विश्वविद्यालय आयोग आए, उन्होंने विश्वविद्यालयों की बात की, या बेसिक शिक्षा आयोग आए, उन्होंने बेसिक शिक्षा की बात की, व्यावसायिक आया तो उसने व्यावसायिक शिक्षा की बात की। तो ऐसे चीज़ें अलग अलग थी, लेकिन सार्जेंट रिपोर्ट ने पहली बार इनको समेकित किया और पूर्व प्राथमिक, हाई स्कूल, विश्वविद्यालय, तकनीकी, व्यावसायिक और सांवृत्तिक शिक्षा को एकीकृत करने का प्रयास किया। और यहाँ पे अध्यापन सामर्थ्य को भी यथेष्ट महत्व दिया गया। जो अध्यापक थे, अध्यापकों के वेतन तथा सेवा शर्तों में सुधार के भी सुझाव दिए गए और इसमें उत्पाद शिक्षा को बढ़ावा देने की बात की गई। ठीक है, और यहाँ पे कहा गया कि जो देश की बेरोजगारी की समस्या है ये केवल शिक्षा के द्वारा ही इसका समाधान देखा जा सकता है। ठीक है, तो ये था हमारा सार्जेंट रिपोर्ट और हमारा यहाँ पे, और इसी के साथ जो हमारा NIOS का जो हमारा पाठ्यक्रम है 501 और उसका जो हमारा ब्लॉक है 1,
तो उसका हमारा चैप्टर नंबर यहाँ पे पहला यहाँ पे एंड होता है। ठीक है, इस चैप्टर में जितने भी चीज़ें थे उनको हम लोगों ने अच्छे से कर लिया है इन 5 वीडियोस में। तो इन 5 वीडियोस को आप अच्छे से देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और अगली वीडियो में हम स्वतंत्र भारत जो था उसके बारे में, जो शिक्षा के जो प्रावधान किए गए उसके बारे में हम बात करेंगे और धीरे धीरे हम आरटीई तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।